स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेडिएशन शील्डिंग पार्ट 3 के बारे में, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर को कैसे शील्ड किया जाता है। अभी तक हम लोग बाहर से बात कर रहे थे, अब अंदर घुस जाते हैं रिएक्टर के अंदर। तो सबसे पहले समझिए रिएक्टर है क्या। तो रिएक्टर समझिए इंसानियत के लिए सबसे बड़ा रेडिएशन सोर्स है। स्पेस में भी बहुत रेडिएशन है, सन में भी बहुत रेडिएशन है, लेकिन हमारे तक बहुत कम आता है। और हमारे पास एक बहुत बढ़िया लेयर है जिसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ऑलमोस्ट हम लोग बचे रहते हैं बम बम। और मैग्नीटो शील्ड भी है जो बाकी सारा काम संभाल देता है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा रेडिएशन आता है रिएक्टर से। और ये रिएक्टर में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, चाहे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फिजन हो चाहे वो फ्यूजन हो, फर्क नहीं पड़ता, वो सब देता है। मतलब आपको थोड़ा सा अल्फा भी दे देगा, थोड़ा सा बीटा भी दे देगा, थोड़ा सा गामा भी दे देगा। और ये सबसे आप बच गए तो वो प्यार से न्यूट्रॉन भी दे देता है, और खासतौर पे न्यूट्रॉन ही देता है, यही उसका समस्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये समझिए इसमें ऑफ टाइम नहीं होता। मैं कई बार बोलता हूँ और लोग उसको समझ नहीं पाते कि मैं कह क्या रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई आप न्यूक्लियर रिएक्टर लेते हैं और उसमें आप सोचते हो कि कुछ हुआ, इमरजेंसी हुआ, भूकंप आया, कुछ भी हुआ, आप कंट्रोल रॉड डाल देते हैं, रिएक्टर बंद हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता रिएक्टर में। ये भले बंद हो सकता है, ये नहीं बंद होता। फिजन तो कतई नहीं बंद होता, फ्यूजन में भी दिक्कत रहेगा, रेडिएशन तो तब भी रहेगा। और इसमें इसलिए नहीं होता कि बहुत सारे हाफ लाइफ रहते हैं जो कई घंटे तक एक्टिव रहते हैं। जैसे जीनॉन पॉइजनिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो एक्सट्रीमली रेडियो एक्टिव है। यानी कि आपका रिएक्टर अभी भी गर्म है, आपने रिएक्टर कंट्रोल रॉड किया, भूकंप आया, आपने कंट्रोल रॉड लगा दिया, रिएक्टर बंद हो गया, नहीं जी, अभी भी आपको उसको कूल करना है और कंटिन्यूसली करना है। और कहा जाता है कि 10 से 20% टोटल कैपेसिटी का हीट निकलता ही रहेगा कुछ दिन तक। और अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें, स्पेंट फ्यूल को, यानी कि जो रिएक्टर से निकाल दिया गया है, उसे 2 साल तक पानी में रखा जाता है ठंडा करने के लिए। तो अगर आपको कोई बोलता है ना रिएक्टर को मैं बंद कर दूंगा, जूता लीजिए और धो दीजिए उसको। और इसमें भी वही समझिए कि अंदर के जो वॉल है वो इतना रेडियो एक्टिव हो जाएगा कि टारगेट, मजाक नहीं करो, ये आइटर का है कि हमारा टारगेट है कि वो 100 साल के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर आपको बोलते हैं ना ओ जी मैं रिएक्टर बंद कर दूंगा, जैसे मैंने बहुत सारे मॉड्यूलर रिएक्टर का देखा, ओ जी कंट्रोल रॉड आ जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। इसलिए सर अगर पानी गया तो आप चले जाओगे, जो कि फुकुशिमा में हुआ। रिएक्टर तो उन्होंने बंद कर दिया था, ऐसा नहीं था ना कि बटन बहुत लेट से प्रेस की, बटन बंद, ये रिएक्टर बंद हो गया, लेकिन कूलिंग पंप बंद हुआ तो वो हीट कहीं से कूल नहीं कर पाया, धीरे धीरे वो मेल्ट कर गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए रिएक्टर की शील्डिंग बहुत मुश्किल होती है। अब बात करते हैं फिजन। फिजन में ये समझिए कि हम लोग क्या कराते हैं ना कि डिवोर्स दिला देते हैं। मतलब कि जैसे आराम से एक फैमिली है, उसको जाके बम से डिवोर्स करा देते हैं और 2 अलग-अलग चीज़ निकल जाता है। तो यहाँ तो समझिए कि आप एक बड़ा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसे 2 स्टेबल मॉलिक्यूल में बदल दे रहे हैं, तो ये तो हो जा रहा है। लेकिन इसके साथ आपको एक्स्ट्रा पैकेज मिलता है। एक्स्ट्रा पैकेज होता है, आपको न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये न्यूट्रॉन जो होता है, ये आगे का चेन रिएक्शन करता है। जैसे कि आपने न्यूट्रॉन को जबरदस्ती ठूस दिया यूरेनियम में, वो टूट गया। बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो 3 न्यूट्रॉन निकले, ये अगले एटम को, अगले यूरेनियम एटम को ठोक देते हैं। फिर जाके ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू होता है और इसी चेन रिएक्शन को थ्रॉटल किया जाता है, तभी आपका रिएक्टर का पावर कम बेसी होता है। मतलब कि आप इसमें मॉडरेटर्स, कंट्रोल रॉड्स, ये सब बैलेंस करके न्यूट्रॉन कंट्रोल करते हैं। आपका थ्रॉटल न्यूट्रॉन है। तो यहाँ से तो हो रहा है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है, ये न्यूट्रॉन बहुत स्पीड है, बहुत ज़्यादा ही स्पीड है। इसे आपको हम लोग कहते हैं फास्ट न्यूट्रॉन। कितना फास्ट है? ज़्यादा नहीं, बस 14,000 किलोमीटर पर सेकंड में चल रहा है। बहुत ज़्यादा फास्ट है ये। तो इस स्पीड पे अगर न्यूट्रॉन चल रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो भिड़ेगा दूसरे से? बहुत कम। तो इसीलिए हम लोग को इसको चिल करना पड़ता है। बेटा तुम ठंडा हो जाओ। अगर इस स्पीड से निकला, ये ऑलमोस्ट पूरा रिएक्टर पार कर जाएगा और शायद ही किसी को फ्यूज करेगा। तो इसको चिल करने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी क्या करता है? पानी में होता है हाइड्रोजन, और पानी एक लिक्विड है, तो उस पर न्यूट्रॉन का असर जो है उस तरह का नहीं होता। जैसे आप सॉलिड लेते हो, उसमें न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट से डैमेज होगा, पानी में डैमेज होने का। लिक्विड है, वो डैमेज नहीं होता, उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है। तो वो पानी बहुत अच्छा से ये हाई स्पीड को लेके स्लो कर देता है। बोलता भैया तुम 2.2 किलोमीटर के आसपास तक ठंडे हो जाओ, स्लो हो जाओ, थर्मल न्यूट्रॉन हो जाओ। फास्ट से हम लोग उसे चिल कर देते हैं, भैया तुम स्लो हो जाओ। फिर वो दूसरे के साथ अच्छे से रिएक्ट कर पाता है। और इसीलिए हम लोग को बहुत हाई इनरिच्ड फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर ये फास्ट न्यूट्रॉन के साथ आप सुपर फास्ट करना चाहते हैं, जैसे सबमरीन के रिएक्टर में होता है, तो फ्यूल इनरिचमेंट बहुत ज्यादा रखना पड़ता है ताकि वो फास्ट न्यूट्रॉन के साथ काम कर सके। तो ये तो हो गया आपका न्यूट्रॉन के साथ। और समझिए किस कारण से हम लोग ये रिएक्टर बना पाते हैं? सिर्फ यही कारण है कि पानी है इसमें। पानी अगर हटा गए हम लोग, और हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर पानी का
मतलब समझिए उसमें एक न्यूट्रॉन पहले से घुसा हुआ है और कुछ नहीं है, वो ड्यूटेरियम है वो। तो वही समझिए कि न्यूट्रॉन जो है सिर्फ पानी उसको रोक पाता है, और खासतौर पानी के अंदर हाइड्रोजन रोक पाता है। और जब हम लोग उसे पानी में घुसता है वो स्लो हो जाता है, पानी गर्म होता है, उस गर्मी से हम लोग अपना स्टीम साइकिल चलाते हैं, सारा चीज़ काम हो जाता है। और इसमें ये समझिए कि ये मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड, मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आप ये सब जो न्यूट्रॉन निकल रहा है इसको पानी में गुजारो, पानी का बॉईल हो रहा है, तो आपका पूरा सिस्टम होना चाहिए कि पानी का करोगे क्या, तो वो आप कर लेते हो। और इसी से समझिए कि आप पानी आपका पहला लेयर होता है, इसीलिए रिएक्टर्स में बहुत पानी डाला जाता है, चाहे वो नॉर्मल वाटर हो चाहे हैवी वाटर हो, पानी भरपुष्ट डाला जाता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है सुपर थिक। क्या यूज़ करते फर्क नहीं पड़ता, सुपर थिक होना चाहिए, चाहे वो मतलब एकदम डेडिकेटेड मेटल का, स्टील का, कंक्रीट का, कुछ भी हो, एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थिकनेस होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग बात नहीं करोगे 1 इंच का मोटा चाहिए, नहीं जी, यहाँ बात स्टार्ट होती है मीटर्स में। ये जितना थिक रहेगा उतना चांसेस है कि आप उतना साल तक टिके रहोगे, क्योंकि बोल रहे हैं पानी काफ़ी न्यूट्रॉन को ठंडा कर देता है लेकिन सबको नहीं करता, और धीरे 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 न्यूट्रॉन निकलेगा ही। तो पूरा बिल्डिंग रेडियो एक्टिव ना हो जाए, तो रिएक्टर का जो कोर है उसको एकदम शील्डिंग के ऊपर शील्डिंग, उसके ऊपर शील्डिंग की जाती है, ताकि कुछ भी हो जाने पे मतलब रिएक्टर कोर ही सिर्फ रेडियो एक्टिव रहे, बाकी वाला बिल्डिंग ना ओवरहीट होने लगे, मतलब रिएक्टिव ना हो जाए। तो वही समझिए कि क्यों हम लोग ये रिएक्टर बना पाते हैं, पानी के चलते। और अगर कभी थोड़ा सा भी रिएक्टर मेल्ट होता है, ये होता है, कंक्रीट आप कितना भी बढ़िया लीजिए वो पार करके निकल जाएगा। कोरियम इसे कहा जाता है कि अगर आपका रिएक्टर मेल्ट होने लगता है, बोल रहे कूलिंग पंप बंद हुआ, आपका रिएक्टर गया, भले आप बंद हो जाएगा, बूम नहीं करेगा, लेकिन वो रिएक्टर पिघलना शुरू करेगा, और वो पिघलेगा, जो भी उसमें मॉडरेटर उसको ले दे के पिघल जाएगा, चाहे वो ग्राफाइट हो, चाहे जर्कोनियम हो, चाहे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो उसको लेके पिघलाएगा, और इतना हॉट रहता है कि कंक्रीट के आर पार आराम से चल जाता है। जो पूरा चेरनोबिल टीवी शो में आप देखे हो ना कि ये एकदम ग्राउंड वाटर तक जा सकता है, वही दिक्कत है कि इसको रोका नहीं जा सकता। इसीलिए कोई बोलता है ना कि रिएक्टर बंद कर देंगे, इट्स लाइक सर रिएक्टर बंद नहीं होता है। बंद का ये मतलब होता है कि अब हेडेक है कि उसका कूलिंग पंप नहीं बंद होना चाहिए, कूलिंग पंप बंद हुआ, बूम हो जाएगा। तो ये हुआ फ्यूजन। अब बात करते हैं फ्यूजन का। तो फ्यूजन में ना, जैसे हम लोगों ने उसमें डिवोर्स करा रहे थे, तो यहाँ उससे भी बुरा चीज़ करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग शादी करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 छोटे न्यूट्रॉन, जो अपना मतलब समझिए जो न्यूक्लियाई, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, खुश हैं अपने ज़िंदगी में, हंसी खुशी चल रहे हैं, उनकी ज़बरदस्ती की हम शादी करा देते हैं। एक बड़ा नहीं बनाते, मतलब हाइड्रोजन लेके उसे ज़बरदस्ती का हीलियम बना देते हैं। तो उसमें भी वही होता है कि न्यूट्रॉन निकल जाता है। अब बात ये समझिए कि वो न्यूट्रॉन निकलता है, वो चेन रिएक्शन करता है, बल्ले बल्ले सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे जब रिएक्टर में बात कर रहे हैं, वो तो बूम हो गया, आपने बना दिया बढ़िया से एच बॉम्ब, वो तो हो गया अलग चीज़। लेकिन अगर आप रिएक्टर बनाना चाहते हैं तो दिक्कत ये होता है कि रिएक्शन करेंगे कहाँ। ये सॉलिड में रिएक्शन नहीं हो सकता, लिक्विड में नहीं हो सकता, गैस में होना होगा। और गैस में करने के लिए आपको इसे प्योर वैक्यूम देना होगा, यानी कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का जो गैस है उसे प्योर वैक्यूम में रखिए, उसमें प्लाज्मा में बदलिए और उसे कंटेन कीजिए। तो इसमें आपका दिमाग में एक रेड अलर्ट आ जाना चाहिए, सर अगर ये हवा में बीच, मतलब एक कहीं स्पेस में बीच में रुका हुआ है, न्यूट्रॉन को आप कैसे रोकेंगे? मैग्नेटिक फील्ड आपका बाकी सारी चीज़ को रोक सकता है, चार्ज पार्टिकल को रोक सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता न्यूट्रॉन का। तो क्या होता है, यही सबसे बड़ा समस्या है फ्यूजन का लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। शॉर्ट टर्म में तो अभी ये काम ही नहीं करता, लॉन्ग टर्म में भी यही दिक्कत होगा कि ये जिसे हम लोग फर्स्ट वॉल कहते हैं, जब भी आप कोई फोटो देखते हैं, ये सब देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं आप, इसे हम लोग टेक्निकली कहते हैं फर्स्ट वॉल, यानी कि यही दीवार का काम होता है कि वैक्यूम प्रेशर को संभाले रखना। अब प्रॉब्लम यह है कि ये पानी में डूबा हुआ नहीं है। हम लोग का जो नॉर्मल फिजन रिएक्टर वो सिर्फ इसलिए बचा कि पानी उसे संभाल रहा है, यहाँ पे इसको संभालने के लिए कुछ नहीं। चाहे आप कोई भी मेटल एलॉय डालिए, टंगस्टन डालिए, टाइटेनियम डालिए, कुछ भी डालिए, वो बैंड बज जा रही है उसकी, क्योंकि वो प्लाज्मा जो आप देख रहे हैं वो सीधा सीधा न्यूट्रॉन उसको दे रहा है, मतलब कोई बीच में बफर नहीं है, और वो फुल स्पीड पे है। अब प्लस अगर पर यूनिट देखें, थर्मल एनर्जी का यूनिट देखें, ज़्यादा न्यूट्रॉन निकलता है फ्यूजन से, ना कि फिजन से। तो यहाँ पे अगर ये मान ली 1 गीगावाट का रिएक्टर है, तो ये ज़्यादा न्यूट्रॉन दे रहा है। तो फर्स्ट वॉल की सबसे ज़्यादा बैंड बजती है कि भैया हम क्या करें, आप हमें डाल दिए हो, हम किसी तरह संभाल रहे, टेम्परेचर संभाल लेगा क्योंकि प्लाज्मा कंटेन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेशर कोई दिक्कत नहीं, मेटल बोले भाई बच्चों खेलेगा चीज़ें, टेंशन मत लो। तो टेंशन कहाँ से, न्यूट्रॉन से। न्यूट्रॉन को रोक नहीं सकते, और न्यूट्रॉन उसके आर पार चला जाता है। और आर पार जाता है, ऐसा भी नहीं कि बस हम हर बार अगर वो आर पार चला जाए, जैसे कांच को लाइट से कोई खास दिक्कत नहीं होता, आर पार चला जाता है, वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ न्यूट्रॉन मेजॉरिटी निकल जाएगा, लेकिन काफ़ी भिड़ेगा भी, तो वो डैमेज भी करेगा, रेडियो एक्टिव भी बनाएगा, और मतलब आर पार भी चला जाएगा। तो ना तो आप रोक ही पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो। तो उसी के लिए समझिए हम लोग का फर्स्ट वॉल सबसे महंगा है। इस पूरे रिएक्टर में सबसे ज़्यादा तिगड़म किस में है, वो फर्स्ट वॉल में है। और यहीं पे देखिए कि कूलिंग तब कहाँ करते हैं हम लोग इसका, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देर में तो पिघल ही जाएगा। तो कूलिंग करने के लिए आप देखिए कि आपका फर्स्ट वॉल होगा, फर्स्ट वॉल के बाद एक ब्लैंकेट रहता है,
ये ब्लैंकेट होता है आपका दो काम के लिए, ये शील्डिंग भी करता है और ये कूलिंग भी करता है। कूलिंग का मतलब जनरली जो आप लोग देखते हो कि रिएक्टर से गर्मी निकालेंगे तब ना आप टरबाइन चलाएंगे, वो गर्मी निकल रही कहाँ से जा रही है? प्लाज्मा के अंदर तो आप पानी नहीं डाल सकते, प्लाज्मा तुरंत ठंडा हो जाएगा, काम खत्म। और प्लाज्मा को छू भी नहीं सकते आप, टच किए उसका टेम्परेचर खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा रिएक्शन। तो भैया हम प्लाज्मा से गर्मी कैसे निकालें? गर्मी निकाल रहे हैं आप न्यूट्रॉन से। तो न्यूट्रॉन फर्स्ट वॉल के पार जाता है, फर्स्ट वॉल के पीछे जो होता है वो सीधा सीधा कूलिंग जैकेट होता है। उस जैकेट में आप कूलेंट वाटर चलाते हो, पानी काफ़ी न्यूट्रॉन को संभाल लेता है, गर्मी भी निकाल देता है, और तब आपका काम चलता है। और उसके ऊपर आप सबसे बड़ा 3 परत होगा आपको, आपका फर्स्ट वॉल हो गया, दूसरा हो गया आपका कूलिंग जैकेट या मतलब पावर जनरेशन, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग टर्म्स होते हैं, उसके ऊपर कॉइल्स होते हैं, मैग्नेटिक कॉइल्स। क्योंकि अगर मैग्नेटिक कॉइल अगर आप डाल दिए फर्स्ट वॉल के पीछे तो मैग्नेट का दाम कम हो जाएगा, बल्ले बल्ले एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, अति बल्ले बल्ले मे भी कंट्रोल भी बेटर हो जाए, सर्वोत्तम। बस प्रॉब्लम है कि वो टिकेगा नहीं, कुछ दिन के अंदर ही साफ हो जाएगा। और ऐसे ही आप आराम से पकड़ सकते हैं कौन लोग फ्यूजन सीरियसली कर रहे हैं, कौन लोग फ्यूजन का चूना लगा रहे हैं। बहुत सारे स्टार्टअप, उनका डिजाइन आप देखिएगा कहीं पे भी शील्डिंग नहीं है दोनों चीज के बीच में, यानी कि फर्स्ट वॉल है उसके पीछे उनका मैग्नेट है। सर मैग्नेट ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। अगर फर्स्ट वॉल के पीछे आप डाल रहे हो उतना न्यूट्रॉन ऐसा नहीं होगा, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने दिखा दिया ऐसा, वो आराम से चलेगा सर, आराम से आप स्विच ऑन करोगे वो चलेगा। बस ये होता है कि सर जो चीज़ मतलब 50 साल तक रहना चाहिए वो 1 साल के अंदर ही बोल जाएगा सर हो गया हमारा, हो गया, हम नहीं संभाल सकते। यही समझना जरूरी। और ये डिग्रेडेशन इतना आराम से चल सकता है कि आप इन्वेस्टर को चूना लगा दो, इन्वेस्टर पब्लिक को चूना लगा दे, वो पैसा लेके बेच दे और आप बिक जाओ। तो ये समझना बहुत ज़रूरत है। यही सबसे आसान तरीका है कोई सब पकड़ने का, कि अगर कोई हीलियन एनर्जी दिखा रहा है कि हमारा प्लाज्मा है और आपका मैग्नेट सीधे है, मतलब फर्स्ट वॉल प्लाज्मा और सीधे मैग्नेट है, चूना लग रहा है, सर शील्डिंग बीच में होनी चाहिए। क्या कोई और तरीका है? अभी तक किसी को नहीं मिला है। और एक बेस्ट तरीका के बारे में सोचा जा रहा है कि हम लोग इसके मतलब वॉल में लिथियम को फ्लो कराएंगे। बोलेंगे लिथियम क्यों? लिथियम समझिए ब्रीड कर सकता है इसके साथ, न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ब्रीडर रिएक्टर जिसे कहते हैं। तो वो कहा जा रहा है और मे भी वो काम करता है, लेकिन अभी तक किसी ने बनाया नहीं है। थियोरेटिकल है, किसी ने बनाया, ये एटलीस्ट टेस्टिंग हो गई है कि ये काम नहीं कर पा रहा है। मतलब काम नहीं कर पा रहा है एज इन लाइक हमने सोचा था कि अरे बनाएंगे बन जाएगा, बना दिए बन गया, और रेडिएशन बोला ना जी ना, अभी अभी बच्चे, अभी तुम बच्चे ही हो। तो वही समझिए। और ये फ्लक्स जो न्यूट्रॉन का फ्लक्स है, कोई टेस्टिंग नहीं है हमारे पास। मतलब इसको टेस्ट करने का एक ही जगह है, आपको एक्चुअल फ्यूजन रिएक्टर बनाना पड़ेगा, उस रिएक्टर में डालना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी हमारे न्यूट्रॉन सोर्स टेस्टिंग लैब्स हैं वो कुछ मिनट का एक्सपोजर देते हैं। यहाँ पे आप जो भी चीज़ मटेरियल लगा रहे हैं वो, जैसे मान लीजिए नॉर्मल पावर प्लांट जनरली 10 साल में ही बंद किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो अगर ये 10 साल तक चलता रहा, फर्स्ट वाल धुआं में बदल जाएगा, मतलब ना जी ना, हमसे ना हो पावे। तो यही एक सीरियस समस्या है फ्यूजन के साथ। मतलब और भी बहुत सारे समस्या हैं, लेकिन ये एक बहुत सीरियस बात है। और स्टार्टअप को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, सर आपकी शील्डिंग कहाँ है, कॉइल कैसे आप शील्ड कर रहे हो, आप ये पकड़ लो कॉइल कैसे शील्ड कर रहे हो, आधा चीज समझ में आ जाएगा। जो लोग हुलू लुलू कर रहे हैं, कॉइल होगा, प्लाज्मा होगा, और शील्डिंग के बारे में कुछ होगा ही नहीं। शील्डिंग ऊपर से होगा, मतलब सर मैग्नेट्स आपके टिकेंगे नहीं। और आप क्या हर कुछ साल में मैग्नेट बदलोगे? बोले नहीं बदल सकते सर, ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स हैं, और जनरली आधा से ज़्यादा लिक्विड नाइट्रोजन वाले से भी महंगे होते हैं जनरली, कि वो लिक्विड हीलियम पे चलते हैं। लुट जाइएगा। तो यही फ्यूजन में रिएक्टर का अभी हम लोग का आधा से ज़्यादा दिमाग लग रहा है कि भैया ये फर्स्ट वर्ल्ड कैसे बचाओ, क्योंकि बेचारे के पास पानी नहीं है चिल करने के लिए। डिज़ाइन पे काम चल रहे हैं कि शायद इस पे लिक्विड लिथियम ले जाया जाए, थोड़ा सा चिल रहे। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। अब बात करते हैं, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन जो हो रहे हैं ये एलिमेंट लेवल पे हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मॉलिक्यूल को कोई लेना देता नहीं है, इसको जनरली एलॉय से कोई लेना देना नहीं है। असर ज़रूर होगा लेकिन इससे लेना देना नहीं है। जैसे मैं पानी बोल रहा हूँ तो H2O से कोई लेना देना है, इसको हाइड्रोजन से लेना देना है। क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? हाँ करेगा। अगर न्यूट्रॉन बहुत बम्बार्डमेंट हो रहा है वो ऑक्सीजन को भी बैंड बजा देगा, लेकिन जनरली वो हाइड्रोजन का पहले बजाता है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन पर फोकस करते हैं। तो जनरली एलिमेंट लेवल पर ही ये सारी एनालिसिस की जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन का मैथमेटिक्स करके आप हिसाब लगा सकते हो कि कौन एलिमेंट क्या करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रजाति होती है, जैसे कि एक प्रजाति होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का होता है कि वो आपको थ्रॉटल कर सकता है, कम बेसी कर सकते हो। जैसे कि आपका कार्बन हो गया, आपने चेरनोबिल देखा होगा, उसमें जो कार्बन रॉड्स रहते हैं, कार्बन का जो ब्लिक रहता है वो क्यों रहता है? कारण वही है कि वो चिल करता है भैया। हाई स्पीड आपका जो न्यूट्रॉन निकल रहा है वो सीधे आर पार चला जाएगा, कोई काम का नहीं है। उसको चिल करता है कार्बन रॉड की, भैया तुम चिल हो जाओ। और रॉड तुरंत साफ क्यों नहीं हो जाता? मतलब ये जो ब्लॉक्स देखे थे वो तुरंत साफ क्यों नहीं होता? पानी अगल बगल रहता है कि भैया तुम चिल रहो। तो कार्बन उस मामले के लिए बहुत बढ़िया है आपका, लेकिन हाँ कार्बन रेडियो एक्टिव बनते जाएगा। फिर हाइड्रोजन, ये दो सबसे बेस्ट रहता है। मतलब पूरे रिएक्टर में जनरली मॉडरेट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, मैं क्लियर करना, स्टॉप नहीं कर रहे हो आप, बस चिल कर रहे हो कि भैया थोड़ा सा मतलब एक्सीलेटर स्टीयरिंग ये सब कर रहे हो, तो उसके लिए कार्बन और हाइड्रोजन दी बेस्ट माना जाता है। और भी एलिमेंट्स है लेकिन ये दो जनरली डिजाइन में यूज किए जाएंगे। फिर उससे थोड़ा अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, आप ऑफ करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एब्जॉर्बर।
अब यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि बोरॉन के बारे में बार बार बात किया जाता है, आगे भी मैं इसके बारे में बात करूँगा। बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सीधे एब्जॉर्ब कर जाता है, सीधे गटक जाता है। फिर आपका इरिडियम हो गया, जेनॉन हो गया। जेनॉन पॉइजनिंग जो आप लोग सुने थे चेरनोबिल में हुआ, वही था कि जेनॉन इतना बन जाता है कि वो न्यूट्रॉन गटकने लग जाता है, खुद ही खाने लगता है न्यूट्रॉन, रिएक्टर और यूरेनियम को फिजन नहीं कर पाता है, तो वो गटकने लगता है। तो जेनॉन पॉइजनिंग उसे कही जाती है कि मतलब आपका रिएक्टर में जेनॉन बन गया, आप सारा कंट्रोलर उठा रहे हो, रिएक्टर पावर देगा ही नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि जेनॉन जैसे खाना शुरू करता है, आपने पावर बढ़ा दिया, वो खाने के बाद जब डकार मारता है रिएक्टर बूम हो जाता है। जेनॉन पॉइजनिंग इसलिए बहुत समस्या वाला है। फिर आपका कैडमियम हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे भी एलिमेंट हैं। तो वही समझिए कि मॉडरेटर, एब्जॉर्बर हो गया। तो अगर आपको शील्डिंग करनी है, जैसे कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, हॉस्पिटल हो जाए, जैसे कि हॉस्पिटल में कई जगह पे रेडिएशन सोर्स इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, या बहुत जगह पे इंस्पेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो सब जगह पे आप क्या कर सकते हैं? वो सब जगह के लिए आप हाइड्रोकार्बन जनरली चूज किया जाता है, और बोरॉन मिक्स बेस्ट है। मतलब अगर आप बोरॉन किसी चीज़ में डाल देते हो, बम बम अति उत्तम। और बोरोनेटेड कंक्रीट, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, चाहे वो इंडिया में बन रहा हो, चाहे अमेरिका में बन रहा हो, कहीं पे भी बन रहा हो, उसका कंक्रीट जो देखते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है, वो बोरेटेड कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। एटलीस्ट जो हॉट बॉक्स है, हॉट बॉक्स का क्या मतलब है, यानी जहां पे रिएक्टर है, उसके अगल बगल वाले सेकेंडरी बिल्डिंग में नहीं डालते, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो रिएक्टर के अगल बगल है, जो मेन स्ट्रक्चर बनता है, उस जो मतलब हॉट बॉक्स है कि भैया इसको संभालना है, वो जनरली कोशिश की जाती है ये बोरेटेड कंक्रीट डाला जाता है। इसका मिक्स अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है, लेकिन आपको आराम से इनके सीमेंट बैग में दिख जाएगा बोरेटेड कंक्रीट है। खासतौर का मिक्स बनाया जाता है रेडिएशन सबको संभालने के लिए, क्योंकि आपका अगर रिएक्टर कितना भी अच्छा है, ओवर टाइम कोई ना कोई न्यूट्रॉन निकलते ही रहेगा। मतलब कि आज 10 न्यूट्रॉन निकल गए, कल 11 निकल गए, फिर 5 ही निकले, फिर लेकिन निकलते रहेंगे। तो आपका जो मटेरियल है अगल बगल, वो भी ऐसा होना चाहिए कि हम संभाल लेंगे। मतलब जो एक मतलब समझिए 10 करोड़ निकल रहे थे, उसमें से 99 को रोक दिया गया, 99% को रोक दिया गया रिएक्टर वॉल में, बाकी जो 1% एक कंक्रीट बोलता है हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। तो यही तरीका होता है आपको शील्ड करने का। इस तरह का आपको बॉक्स मिलेगा न्यूट्रॉन सोर्स को कैरी करने के लिए। आप बोलेंगे तो सीधा लग रहा है प्लास्टिक जैसा, हाँ प्लास्टिक में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, और खासतौर का जब बनाया जाता है तो उसमें बोरॉन ठूस दिया जाता है, तो वो और अच्छा से शील्डिंग कर पाता है। तो ये हो गया एलिमेंटल लेवल पे बेसिक। और यही न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ाई करते हैं, यही पढ़ाई करते हैं। मैं तो यहाँ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो लोग आपको बता देंगे भैया देखो भैया C12 है चिल मारो, C13 है ठीक है चिल ही मारो, C14 है भागो। तो अब आते हैं स्पेस में। मैं इसके लिए अलग से एपिसोड नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि स्पेस में वो समझिए स्पेस बहुत ब्रूटल है। 100 बात की एक बात, बहुत ब्रूटल है। उसमें स्पार्सिटी कम है और डायरेक्शनैलिटी है, यानी कि सूरज की तरफ आप हैं तो सूरज आपको भूंजना शुरू करेगा। धरती के छांव में आ जाते हैं तो सूरज कम हो जाता है, लेकिन फिर कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन आपका बैंड बजाना शुरू करता है। तो वही समझिए कि स्पेस में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो हमारी बैंड बजती है। तो भैया हम लोग आईएसएस में कैसे रहते हैं? आईएसएस एक बहुत स्मार्टली डाला गया जगह है जो कि हमारे मैग्नेटिक और स्फीयर से नीचे है। दूसरी बात जो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर रेडिएशन बेल्ट है, वैनलर बेल्ट, तो उस अपोलो मिशन कैसे किया था? ये लोगों को नहीं समझ में आता कि भैया रेडिएशन बेल्ट में रुके नहीं थे, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से डप्पा मारे थे, और वो भी ऑर्बिट का पाथ जो डिजाइन किया गया था, सोच के बनाया गया था, लोअर वाले से फुल स्पीड में निकले और ऊपर वाले का एकदम एज से निकले। उस टाइम पे भी मेहनत किया गया था कि जरूरत से ज्यादा डोज मत दो। और रेडिएशन ऐसा नहीं होता कि अभी लगा आप देखिए चेरनोबिल टीवी शो में ही देख लीजिए कि रेडिएशन जो लोग एक्सपोज हुए, रिएक्टर देखे तुरंत नहीं साफ हो गए ना। और रेडिएशन है, ये बात सही है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है सर, वो रेडिएशन है। आप उससे बहुत तेजी से निकलना चाहोगे, आप चाहोगे फुल स्पीड पर 30,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप निकलना चाहोगे, या उससे भी ज़्यादा तेज निकल जाइएगा, बच जाइए। लेकिन अब जो हो रहा है कि अब हम मार्स जाएंगे या मून पे लॉन्ग टर्म जाएंगे, तब रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन जाके ढप्पा मार के आ गए, वो भी 1970s में, जहाँ हेल्थ सेफ्टी ये सब क्या होता है किसी को पता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन फर्क पड़ता है। तो वही समझिए कि लॉन्ग टर्म स्टे। और हम लोग आईएसएस हम लोग को लकआउट हो गए क्योंकि मर्थ का मैग्नेटोस्फीयर बोला कि भैया हम लोग उसी के छत्र छाया के अंदर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन उससे बाहर निकले, जैसे चांद पे जा रहे हैं, तो बैंड बज जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? लॉन्ग टर्म सोल्यूशन घूम फिर के आता है भैया H2O, वाटर, पानी सबसे बेस्ट है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जनरली उतना मात्रा नहीं रहता। जैसे कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट बनाया जा रहा है, कितना पानी उसमें डालेंगे? ऑब्वियसली पानी रहेगी, सब चीज़ है, लेकिन कितना पानी डालेंगे और कितना पानी का टैंकिंग करेंगे भैया? सब जगह पाइप लगाओ, सब एक लिमिट रहता है, उतना रह नहीं पाता। तो जनरली कुछ मिक्स यूज़ किया जाता है जो इस सबको बैलेंस कर सके। जैसे कि नासा का अभी करंट मटेरियल रिसर्च पे जो है, जिसे हम लोग कहते हैं ज़ीक रेटिंग, तो ये मटेरियल जो रहता है काफ़ी अच्छा रेडिएशन शील्डिंग दे पाता है। कैसे दे पाता है? इसमें आप एक कार्बन फाइबर जैसा मटेरियल लेते हैं, उसके ऊपर आप एक एलिमेंट को कोट करते हो, बहुत
छोटा, जैसे कि आप समझ लो एल्यूमिनियम हो गया, फिर उसके ऊपर दूसरी कोटिंग करते हो, टाइटेनियम का हो गया, ऐसे ऐसे करके कई सारे लेयर का कोटिंग की जाती है। और ये सारे मेटल जो सेलेक्ट किए जाते हैं वो सब रिड्यूसिंग डेंसिटी में रहती है, कि यानी कि सबसे ऊपर जो है सबसे हल्का रहेगा, फिर उससे थोड़ा सा भारी, पीरियोडिक टेबल में थोड़ा और भारी, थोड़ा और भारी, थोड़ा और भारी। और ये रिसर्च में, टेस्टिंग में पाया गया है कि ये मटेरियल आपका कम थिकनेस में बहुत बढ़िया शील्डिंग दे पाता है। ये मतलब अगर इतना ही आप कोई भी मटेरियल है, जैसे कि एल्युमिनियम काफ़ी अच्छा है, तो एल्युमिनियम का आप सोचो हम थिक एल्युमिनियम ले लेते हैं, ये तब भी एल्युमिनियम को धो देगा, एल्युमिनियम से ज़्यादा बेटर दे पाएगा। तो इसी के लिए इसकी लेयरिंग करनी इंपॉर्टेंट होती है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये अभी मिल रहा है मार्केट में, और आईएसएस में इसका पुराना वर्जन है जहाँ पे लेयर्स ही यूज़ किए गए थे। मतलब कि एक फॉइल आपका कैप्टॉन का हो जाए, दूसरा फॉइल आपका कॉपर का हो जाए, तीसरा फॉइल आपका एल्युमिनियम का हो जाए, ऐसे ऐसे पूरी आप पढ़ सकते हो, खोजोगे तो मिल जाएगा एग्जैक्टली कौन सा लेयरिंग यूज़ किया गया था। तो ये उसका उस लेयरिंग कॉन्सेप्ट का एक मोनो मटेरियल बना रहे कि इंजीनियर्स को सर ये मटेरियल है, आप इस पर ड्रिलिंग करो, इस पर माउंटिंग करो और ये शील्डिंग का काम कर देगा। तो ये हो गया जी ग्रेडिंग मटेरियल। फिर दूसरा हो गया बोरॉन नाइट्रेट नैनो ट्यूब्स। ये नैनो ट्यूब है, थोड़ा आसान है कार्बन नैनो ट्यूब से बनाना, और एक्चुअली लोग बना रहे हैं और इस पे काम चल रहा है, नासा का कर रही है पिछले 15-20 साल से। और इसका टारगेट ये है कि इससे ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। जैसे मैं ये बता रहा हूँ जी शील्डिंग का इंटरेस्ट इसीलिए है कि ये स्ट्रक्चरल मटेरियल, यानी कि ये पॉलीमर है, जैसे कार्बन फाइबर होता है, ये स्ट्रक्चर है। मतलब आप पूरा सैटेलाइट बना रहे हो ना, आप सैटेलाइट ही इससे बनाओ। ये नहीं कि भैया मैंने सैटेलाइट एल्युमिनियम से ना फिर इससे कवर किए, वो डबल वेस्टेज हो जाता है। इसी से बनाओ सैटेलाइट, पूरी तरह से ये रेडिएशन शील्ड भी रहेगा और एक्स्ट्रा वेट भी नहीं रहेगा। और इस कंपनी का टारगेट नीचे वीडियो दिया हुआ है। टारगेट ये है कि जैसे कि अभी ये क्यूबसैट लॉन्च करते हैं, क्यूबसैट कई साल तक रह सकता है लो अर्थ ऑर्बिट पे बिना ज़्यादा दिक्कत के, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक्स टिक नहीं पाता है। अगर आप लॉन्च कर रहे हैं क्यूबसैट और उसकी इलेक्ट्रॉनिक टिक जाए, तो आराम से जो चीज़ हम लोग बेयरली कुछ महीने तक झेल पा रहे हैं, वो 1-2 साल या 8 साल तक खींचा जा सकता है। तो क्या दिक्कत है? रेडिएशन शील्डिंग वजन होता है, वो जगह खाता है, आपका पेलोड ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के मटेरियल के पीछे काफ़ी रिसर्च हो रही है। बोरॉन नाइट्रेट नैनो ट्यूब, इसमें बोरॉन है, नाइट्रोजन भी है, और ये काफ़ी अच्छा शील्डिंग प्रॉपर्टी देता है। और होप ये है कि लॉन्ग टर्म में इससे स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि आप जैसे इसमें हो रहा ना कि यही है आपका स्ट्रक्चर, मतलब आपको ऐसा समझिए ईंटा ही आपका रेडिएशन शील्डिंग है। वैसा ही आप चाहते हो कि जैसे आप मार्स में हैबिटेट बनाओ, वो हैबिटेट खुद से ही रेडिएशन शील्डिंग हो। ऐसा नहीं हो कि हमने हैबिटेट बना लिया, उसके ऊपर फिर शील्डिंग लगाओ। वो आप कर सकते हो डबल से ट्रिपल क्वाड्रुपल सेफ्टी के लिए, लेकिन वैसा आप चाहोगे नहीं, स्पेस में लिमिट है। तो आप जब मटेरियल कैरी कर ही रहे हो तो चाहोगे ना वही मटेरियल डायरेक्ट कर ले। तो यही बोरॉन नाइट्रेट नैनो ट्यूब के पीछे काफ़ी जोर से मेहनत किया जा रहा है, ताकि डायरेक्ट कोरोनल मास इजेक्शन जब हो, सन जब थोड़ा ज़्यादा प्यार से छींक देता है, वो सब भी हम लोग डायरेक्ट संभाल सकें। ये लॉन्ग टर्म प्लान है। शॉर्ट टर्म में जी शील्डिंग चल रहा है, और लॉन्ग डीप स्पेस मिशन करना है इंसान के साथ। शांति से भैया पानी से हर तरफ ढेल दो और पॉलीमर का पूरे जितना कवरेज कर सकते हो बोरॉन ठूस के कर दो। ये थोड़ा दूर है, लेकिन गाड़ी खोल दी गई है। तो ये था मेरा फाइनल पार्ट रेडिएशन शील्डिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।